हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आज यानी कि 1 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कल 31 जनवरी थी और 31 जनवरी के दिन हर साल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में क्या इंट्रोड्यूस करती है, इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस करती है। यानी कि पिछले साल उन्होंने क्या क्या किया, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ। दैट इज़ भाई आज के द हिंदू में मोस्ट ऑफ जो खबरें हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। हालांकि हम इकोनॉमिक सर्वे पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्योंकि अब जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आज यानी कि 1 फरवरी को बजट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। कुछ टैक्स स्लैब्स में राहत दी गई है, 12 लाख तक वालों को अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यानी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आज के द हिंदू में जो भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड खबरें हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू, एससी लीव्स डिसीजन ऑन वीआईपी दर्शन एट टेम्पल्स टू स्टेट। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था द हिंदू में कि एक पर्सन है जिनका नाम है विजय किशोर गोस्वामी। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने कहा कि जो मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन का ट्रेडिशन है, क्या होता है ये वीआईपी दर्शन? एक्चुअली जो वीआईपी दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर आप बड़े आदमी हो और आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा चार्जेस पे करके क्या कर सकते हो, भीड़ से बच के क्यू में बिना लगे आप गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकते हो। और जैसे कि आम लोग कॉमन सिटीजन्स किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, खास करके किसी बड़े मंदिर में, लाइक जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, केदारनाथ वगैरह वगैरह, यहाँ सब जगह जब दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें क्या कराया जाता है, बस क्यू में आओ, है ना, बस देखो एंड निकल जाओ। जबकि वीआईपी दर्शन में ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा पे करते हो वीआईपी दर्शन में तो आपको क्या कराया जाता है, डायरेक्ट एंट्री दिलाई जाती है बिना लाइन में लगाए। इसके अलावा जितना भी टाइम आप चाहो मंदिर के गर्भगृह में या जो मंदिर का जो मेन एरिया होता है वहाँ पे बिता सकते हो। तो विजय किशोर गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि ये जो वीआईपी दर्शन के नाम पे हो रहा है ना, ये क्लियरली क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। और ये कोई ऐसा वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो कॉमन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। यानी कि जो आर्टिकल 15 के तहत जो हमें इक्वलिटी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी का राइट है, वो दिया गया है, उसको वायलेट करता है। तो आप इस पे कुछ कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड की थी विजय किशोर गोस्वामी ने कि आप आर्टिकल 32 के तहत क्या करिए, एक ऑर्डर पास करिए, ठीक है, जिसमें आप ये जो वीआईपी दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको क्या कर दीजिए, बैन कर दीजिए। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं मान रहे हैं कि जो वीआईपी दर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी, है ना, ये आर्टिकल 32 के अंडर किसी ऑर्डर को देने जैसा नहीं है कि मतलब कि इतना गंभीर नहीं है कि हम इसको ऑर्डर को दें। तो हम ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ते हैं कि स्टेट्स ऐसे लॉ बनाएं, ऐसे प्रोसीजर्स बनाएं जिससे ये जो वीआईपी और जो नॉन वीआईपी कल्चर वाला जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है रिलीजन में या फिर फेथ में, उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये है ना, स्ट्रक डाउन कर दिया है कि हम इस पे कोई ऑर्डर देने नहीं जा रहे हैं। देखो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिमार्क दैट वीआईपी नीड नॉट टू गिव इन स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एंटरिंग टेम्पल बट रिफ्यूज टू entertain or pass any order on petition challenging the practice of preferential darshan at religious places. A bench headed by Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, said the issue ought to be left to the state to deal with rather than court adjudicating upon it. इसके अलावा इन्होंने कहा कि we do not think it is a फिट केस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है, जब कभी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उस मामले में आर्टिकल 32 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। पिटीशन किसके द्वारा फाइल की गई थी? द कोर्ट वॉज हियरिंग ए पिटीशन फाइल्ड बाई विजय किशोर गोस्वामी हु कंटेंडेड दैट प्रेफरेंशियल और स्पेशल दर्शन फॉर वीआईपी वर आर्बिट्रेरी,
ठीक है, तो ये इस इशू के बारे में। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम इंडिया यूएस रिलेशन। 27 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, न्यू प्रेसिडेंट हैं, 47th प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। दोनों जगह की बातें निकल के आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी, एंड फिर वाइट हाउस से भी एक प्रेस नोट निकल के आया जिन्होंने बताया कि ये बातें हुई हैं। ठीक है, उस कन्वर्सेशन में एक बात इंपॉर्टेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ही वांट टू विजिट यूएस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑफ कोर्स आप आ सकते हो। तो कल फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो स्पोक पर्सन है फॉरेन सेक्रेटरी में, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो मीटिंग है जिसके लिए ट्रंप और मोदी जी दोनों एग्री हो गए हैं एक दूसरे के साथ में, ये कब होने वाली है, तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है, बट ये जो मीटिंग है ना, वो 12 to 14 फरवरी के बीच में होने की उम्मीद है, क्योंकि 10 फरवरी को कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? पेरिस जा रहे हैं एक समिट में पार्टिसिपेट करने, एआई समिट में पार्टिसिपेट करने। 10-11 वहाँ रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबली फॉरेन सेक्रेटरी ने, जो स्पोक पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि मोस्ट प्रोबली वहीं से प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाना चाहेंगे? यूएस जाना चाहेंगे। क्यों दोबारा लौट के आएंगे, देन फिर वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि जो डेट होगी वो 12 to 14 फरवरी होगी, बट अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। दोनों फिनांस मिनिस्ट्रीज के बीच में, यूएसए की फिनांस मिनिस्ट्री और इंडिया की फिनांस मिनिस्ट्री के बीच में इस चीज़ को लेकर कन्वर्सेशन चल रहा है कि जो मीटिंग है, जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो होने वाली मीटिंग है, उसको किस तरह सेटअप किया जाए। ठीक है, एजेंडा इसका पहले ही क्लियर हो चुका है, बट इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इस मीटिंग में उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है कि देखो, ये तो सबको पता था जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो बहुत सुधरेंगी। जो क्वाड है, जो जिसमें हमारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जा रहे हैं, तो जो क्वाड है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। चाइना आपको थोड़ा बैकफुट पे दिखाई देगा, बिकॉज चाइना के मुद्दे पे जो यूएसए है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो इंडिया को अनकंडीशनल सपोर्ट देने वाले हैं। इसके अलावा डिफेंस के मुद्दे पे भी इंडिया यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बट दो इशूज जिसको लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि अभी चारों तरफ है ना इकोनॉमी, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी जो सफ़र कर रही है, बट इंडिया की इकोनॉमी फॉर्चुनेटली क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के 2 फैसलों के बाद कहीं हमारी इकोनॉमी बैडली इम्पैक्ट ना हो जाए। सो नरेंद्र मोदी पे प्रेशर होगा इस बार कि एक सही डील निकाल के रहे डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद। ये 2 कंसर्न क्या है? एक तो देखो इमिग्रेशन का, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम सारे जो बाहर के लोग हैं ना, जो यूएसए से बिलोंग नहीं करते, उनको सबको बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, अगर ये सारे डिपोर्ट होके अगर इंडिया आएंगे तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और थ्रेट दी थी कि जब मैं पावर में आऊँगा तो क्या करूँगा, जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, उन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब ऐसे में इंडिया जो जिसका ट्रेड सरप्लस रहता है यूएसए के साथ में, और अगर वो कंट्री भी इंडिया पे टैरिफ लगा देगा क्योंकि ब्रिक्स में, तो फिर इंडिया भी आता है। ठीक है, तो हमारे जो ट्रस्ट डेफिसिट यूएसए के साथ भी बढ़ने की आशंका है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज होगा, और देखते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी इंप्रूवमेंट न्यूज़पेपर में आएंगी इस खबर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है वार्मर देन नॉर्मल फरवरी कुड हर्ट व्हीट फ्रूट वेजिटेबल सेज आईएमडी। ठीक है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने एक वार्निंग इशू करी है ना। जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जो ठंड है वो हमें देखने को नहीं मिली है इस सीज़न में, ठंड के सीज़न में निकल चुकी लगभग ठंड। बट जो टेम्परेचर है ना, जो नॉर्मली होता है इस कोल्ड सीजन में, वो टेम्परेचर देखने को नहीं मिला। टेम्परेचर हमें कैसा देखने को मिला है? हाई देखने को मिला है। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये सूटेबल लगता होगा, कुछ लोगों को अनसूटेबल लगता होगा फ्रॉम स्किन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई कुछ लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, तो है ना, तो शायद उन्हें अच्छा लगा कि ठीक रहा इस बार ठंड नहीं पड़ी। बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। ठीक है, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारी एग्रीकल्चर पे। उसी को लेके वार्न किया है आईएमडी ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो व्हीट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, इन पर क्या हो सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि देखो व्हीट है, अगर गेहूं की बात करें, ठीक है, तो ये खरीफ है ना,
फसल है, तो इसको क्या बोया जाता है, नवंबर में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, एंड मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अब जो कोल्ड सीजन आता है उसमें इसको मौका मिलता है क्या करने का, अपने आप को ग्रो करने का लो टेम्परेचर पे, ठीक है। बट इस बार लो टेम्परेचर तो देखने को मिला ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्री मैच्योर डिलीवरी होगी इनकी, तो कम प्रोडक्शन होगा, तो वीट का प्रोडक्शन कम होने की जो है पॉसिबिलिटी है। सेम फ्रूट और वेजिटेबल्स के साथ ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा जो इस सीजन की जो फसल है, मेन फसल है मस्टर्ड एंड चिकपी में ऑल्सो एक्सपीरियंस, ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगी, अर्ली मैच्योरिटी होगी, जिसके रिजल्ट क्या होगा, फसल या तो खराब होगी या प्रोडक्शन बहुत कम होने वाला है। तो इसको लेके कंसर्न रेज किए हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। सीईए calls for a larger private sector role for economic growth, ठीक है। कौन है सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्या नाम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, अनंत नागेश्वरम, ठीक है। अच्छा, बात करें इकोनॉमिक सर्वे की तो एक बेसिक नॉलेज आप जान लिया करो, जो फिनांस मिनिस्ट्री है वो इसको क्या करती है, इशू करती है, और इसे बनाता कौन है, यही बनाते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। क्या क्या नाम है इनका, अनंत नागेश्वरम। तो इन्होंने कहा है सीईए कॉल्स फॉर लार्जर प्राइवेट सेक्टर रोल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहने की बात की गई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सीधे सीधे सरेंडर कर दिया है लोगों के सामने कि देखो जो ग्रोथ है ना वो अकेले गवर्नमेंट सेक्टर के भरोसे छोड़ दो, ठीक है। आप गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना छोड़ दो कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आपको पूरे कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए तो आपको कहाँ रिलाई करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत कुछ ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कहता है ना। नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट की जब कभी बात आती है तो हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग भागते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है, बट वो भी ऐसी बात है जब ग्रोथ किसके थ्रू होगी, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगी, तो ग्रोथ कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग करेंगे। जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ेगा या प्राइवेट सेक्टर में बढ़ेगा, ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में ही बढ़ेगा। तो सिंपली पुट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि देखो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके भरोसे रहना छोड़ दो ना, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो ग्रोथ है, ठीक है, जो न्यू इंडिया का, जो डेवलप्ड इंडिया का 2047 का जो विजन है वो किसके थ्रू पूरा होने वाला है, आपका सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पूरा होने वाला है। दैट इज भाई हमें फोकस करना चाहिए बहुत तेजी से किस पे, प्राइवेटाइजेशन करने पे, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरम हैज पिच फॉर ए लार्जर रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन बाई इंक्रीज deregulation in his strategy to improve domestic economic growth as laid out in the economic survey, ठीक है। क्या बोला गया है, उन्होंने बोला गया कि इस साल के लिए जो हमारी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है ना 6.4% है, ठीक है ना। दुनिया के अगर हिसाब से देखा जाए हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट इंडिया को अगर चाइना के साथ कैचअप करना है, अदर कंट्रीज के साथ कैचअप करना है और 2047 में खुद को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना है, तो हमें अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 8% करना पड़ेगा। और 8% कब तक, 1 साल 2 साल करने से फायदा नहीं होगा, कम से कम हमारी ग्रोथ रेट 10 सालों तक 8% रहे, तब जाके हम चाइना के साथ कैचअप कर पाएंगे। और जो हमारा विजन है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री टिल 2047 तक, वो तभी कंप्लीट हो पाएगा। तो इन्होंने बोला है कि प्राइवेटाइजेशन पे बहुत जोर देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई देखो प्राइवेटाइजेशन पे ऐसे थोड़ा ना हमने डीरेगुलेशन कर दिया या फिर हमने बोल दिया कि सबको कि चलो आ जाओ प्राइवेट सेक्टर वालों एंड प्राइवेटाइजेशन हो गया। हमें कुछ कोशिशें भी करनी पड़ेंगी, हमें अपने लेबर लॉज को बहुत ज़्यादा ईज करना पड़ेगा, ठीक है। मिस्टर नागेश्वरन ऑल्सो पिच फॉर ईजिंग लेबर कोड। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो हमारी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको भी पुश करना पड़ेगा। ही एडेड ईजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन could increase the economic freedom of small industries by reducing the cost of compliance,
ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि एमएसएमई को भी क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा डीरेगुलेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तब हमारे इंडिया में क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, और प्राइवेटाइजेशन ही क्या बनेगा, इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने का, 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का बेस बनेगा। ठीक है, तो ये बातें कही गई हैं, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो कैसी होने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट शेयर, स्टैग्नेंट बेग ग्रोथ स्लोइंग द इकोनॉमिक सर्वे, है ना, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। हायर प्रॉफिट शेयर, स्टैग्नेंट बेज ग्रोथ स्लोइंग इकोनॉमिक स्लोइंग इकोनॉमी एज पर द सर्वे। सर्वे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट शेयर, कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके जो प्रॉफिट शेयर हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं, बट जो बेजेज है ना, बेजेज की जो ग्रोथ है, जो मजदूरी की जो ग्रोथ है वो क्या है, रुकी हुई है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो देखो इसका बहुत सीधा सा, अगर हम बिना टेक्निकलिटीज में जाए हुए सोचें तो देखो, कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन कर रही है, खूब सारा प्रोडक्शन कर रही है, बट इस कंपनी में कुछ वर्कर भी काम कर रहे हैं, उनको क्या दे रही है, बहुत लेस पे दे रही है। जब इनको पे बहुत कम दिया जाएगा तो क्या ये प्रोडक्ट जो कंपनी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या इनको कोई परचेज करेगा, या परचेज करने की कैपेबिलिटी रखेगा, नहीं रखेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, जो क्योंकि खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे। जब मुझे ठीक सैलरी नहीं मिल रही है, मैं कम सैलरी पे काम कर रहा हूँ, तो जो मेरी परचेजिंग पावर होगी वो ऑटोमेटिक सी बात है वो कम होगी, ओबियस सी बात है कम होगी। तो क्या मेरी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, बट ओबियस सी बात है कम होगी। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपली ये कहने की बात की गई है सर्वे में, ग्रोथ इन द कॉर्पोरेट प्रॉफिट नीड टू बी commensurate with wages to boost economy. The economic survey said nothing that sharp disparity between two pose a risk to the economy by curbing demand। क्या होता है, सेम वही बात कहने की कोशिश की गई है कि ये जो है ना, जो आपको प्रॉफिट शेयर तो बढ़ रहा है बट मजदूरी नहीं बढ़ रही है, इससे क्या होता है ना, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, और इस डिस्पैरिटी से क्या हो रहा है, कर्बिंग डिमांड, डिमांड क्या होती जा रही है, कर्ब होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, a higher profit share and stagnant wage growth risk are slowing the economy by curbing demand, it pointed out। ठीक है, बट मैंने आपको बताया कि कैसे, है ना, प्रॉफिट जब बढ़ते जाएंगे, वेजेस नहीं बढ़ेंगे, तो जो डिमांड है वो कैसे कम होती जाएगी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, आई हैव नो मनी, तो मैं किस चीज़ की डिमांड करूंगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो ओबियस सी बात है ना, घटेगी डिमांड। ठीक है, तो ये कहने की बात की गई है इस आर्टिकल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे से ही रिलेटेड है, कह रहे हैं भाई इंडियनाइजेशन, है ना, एन अर्जेंट टास्क फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। ठीक है, एक वार्निंग भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, और एक गाइड भी है ये न्यूज, है ना। ये जो पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे का, देखो सिंपली क्या कहने की कोशिश की गई है इकोनॉमिक सर्वे में कि देखो, हम ईवी पे पूरी तरह से मूव करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे तेजी से मूव करें, पूरी तरह मूव करें, उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, जो ईवी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो पार्ट हैं, जो कंपोनेंट हैं, उन्हें बनाने में मास्टर होना पड़ेगा। क्यों, अगर हम इन ईवी पार्ट को नहीं बना पाते हैं, इन ईवी कंपोनेंट को नहीं बना पाते हैं, ईवी टेक्नोलॉजीज को खुद से डेवलप नहीं कर पाते हैं, और हम, है ना, ईवी एक ईवी बेस्ड इंडिया बना देते हैं, ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा, इंपोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेक्स है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब देखो, हम दो रीजन से ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ, दो रीजन है हमारे बढ़ने के, एक तो क्लाइमेट, बट ओबियस सी बात है ना, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उससे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, दैट इज वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईवी। दूसरा, क्रूड ऑयल को परचेज करने में हमारी बहुत सारी फॉरेन करेंसी चली जाती है, ठीक है, तो हम उस पैसे को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं। बट इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि आप क्रूड ऑयल
का पैसा बचाने के चक्कर में, क्रूड ऑयल के थ्रू फॉरेन करेंसी बचाने के चक्कर में, ठीक है, ईवी को इतनी तेजी से डेवलप मत करना कि आप अपने यहाँ कुछ डेवलप नहीं कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा, पहले आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे सऊदी अरबिया से, वेनेजुएला से, ईरान से, उसके बाद आपको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, ईवी के पार्ट्स, ईवी की टेक्नोलॉजी, चार्जिंग स्टेशन वगैरह वगैरह वगैरह। क्या होगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, है ना, और महंगा पड़ जाएगा ये, जितने में क्रूड ऑयल आता है उससे महंगा ही आएगा ये। तो सीधे सीधे एक सिंपल बात की गई है कि पहले इंडियनाइजेशन कर लो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद मूव करना आप कंप्लीट ईवी की तरफ, ठीक है। तो एक वार्निंग भी है ये। चलिए नेक्स्ट, एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन कैन हर्ट इंडियाज इकोनॉमी कॉशन सर्वे, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर देना, किसी चीज़ को फाइनेंस कर देना। अब आप देखो लोग क्या कर रहे हैं आज के समय पे, पहले के समय क्या होता था, लोगों की सैलरी जाती थी, वो क्या करते थे, लैंड खरीदते थे, लैंड परचेज करते थे, एंड गोल्ड परचेज करते थे, कॉस्टली चीज़ें परचेज करते थे, ठीक है। बट आज क्या कर रहे हैं, आज ज़्यादातर लोग, ठीक है, म्यूचुअल फंड और शेयर्स इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो ये देखे भी रखा है, ठीक है। In 2022, close to 18% of Indian household invested in at least one of the risky asset, shares and mutual fund, compared to only 15.7% in 2019। यानी कि 2019 में कितने परसेंट कर रहे थे, 2019 में 15.7%, और 2022 में ये बढ़ के कितना हो गया, 18% हो गया, ठीक है। और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, रिस्की एसेट में, म्यूचुअल फंड। एडवर्टाइजमेंट सुना होगा ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू द मार्केटिंग रिस्क वगैरह वगैरह, ये देके रखा है। तो रिस्की है, पैसा डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और दूसरा एक सिंपल सा गणित है, विदाउट एनी रॉकेट साइंस, ठीक है। आप बहुत सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक है, फंसा हुआ है, एक पीरियड के बाद ही निकलेगा वो पैसा म्यूचुअल फंड में, है ना। जब आप लैंड परचेज कर रहे थे या गोल्ड परचेज कर रहे थे, तो आप क्या कर सकते थे, कभी भी उसको कैश कर सकते थे, ठीक है। प्लस वो क्या था, आपका सिक्योर था, सेफ था, ठीक है। ये सेफ एंड सिक्योर नहीं है, और ये एक पीरियड के बाद ही वापस आ सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि लोगों ने अपना सारा पैसा कहाँ कर दिया, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके डूबने का खतरा, एक तो नंबर 1 डेंजर क्या है कि सिंक कर सकता है ये पैसा कहीं भी। दूसरा रीजन क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर मान लो कुछ आदमी कुछ परचेज करना भी चाहे, तब भी वो परचेज नहीं कर सकता है। दैट इज वाई इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है कि हद से ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन क्या है, खतरा बन सकता है, किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, एज पर द सर्वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया शुड नॉट शट डाउन कोल प्लांट विदाउट अल्टरनेटिव, ठीक है। फिर एक वार्निंग, इंडिया शुड नॉट शट डाउन कोल प्लांट विदाउट अल्टरनेटिव, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ठीक है, क्लाइमेट लवर है हम लोग, इन्वायरमेंटल लवर है, वो ठीक है, बट जब तक आपके पास, ठीक है, प्रॉपर अल्टरनेटिव ना आ जाए, तब तक आप अपने जो कोल प्लांट है ना, उनको बंद करने की सोचना भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं पिछले साल। क्या प्रॉमिस किया है, एक तो नेट जीरो इमिशंस का प्रॉमिस किया है, ठीक है। इंडिया ऑट टू कंटिन्यू परस्यूइंग इट्स एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाई 2070। यानी कि इंडिया ने कहा है कि 2070 तक हम जो इमिशन है उसको बिल्कुल क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जिसमें क्या होगा, इमिशन जीरो कैसे होगा, जब हम कोल प्लांट बंद कर देंगे। तो उसी को लेकर एक स्टेटमेंट आया है कि हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, अपने जो अपने अल्टरनेटिव्स हैं एनर्जी के, ठीक है, वो मजबूत करने पड़ेंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज सिचुएशन कैसी हो सकती है, फ्रांस जैसी सिचुएशन हो सकती है। फ्रांस में क्या हुआ था, कोल प्लांट बंद हो गए थे, एट द रिजल्ट क्या हुआ था, उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो इतने एफिशिएंट थे नहीं, एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया था फ्रांस में। द सर्वे साइटेड एट द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस दैट एम्बार्क ऑन न्यूक्लियर
power expansion in 1917 on the back of embargo by all producing countries. ठीक है, India must harness its vast resources, advanced technologies and expertise to become developed nation by 2047 while ensuring a low carbon pathway. However, it shouldn't shut its coal plant without adequate alternative, the economic survey noted. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि भाई 2070 का जो गोल है ना, उसको याद करते करते ये मत भूल जाना कि आप 2047 में आपने डेवलप कंट्री बनने का भी विजन रखा है, और डेवलप कंट्री कोई भी एनर्जी रिसोर्स के बिना नहीं बन जाता है। तो एनर्जी रिसोर्स का क्या कोई अल्टरनेटिव लेके आओ, देन कोल बेस्ड प्लांट बंद करो, उससे पहले कोल बेस्ड प्लांट बंद नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वे स्नब AI impact on workforce says skilling could put Indians ahead। ठीक है, तो अब जो AI रिलेटेड खतरे हैं, ठीक है, उसको लेके कुछ डाउट दूर किए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। हाँ, अगर AI में कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है तो क्या करने की ज़रूरत है कि AI के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ठीक है, उनको रोका जाए, इस पे काम करने की ज़रूरत है पब्लिक और प्राइवेट को, है ना। तो इसके लिए कोलैबोरेशन पे भी जोर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या किया गया है, AI को प्रमोट करने की बात की गई है। ये बोला गया है कि हमें AI को अडॉप्ट करना चाहिए, एंड अपने यहाँ जो AI वाला माहौल, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है AI, तो हमारे पास पूरा टाइम है कि हम एक AI ड्रिवन वर्कफोर्स तैयार करें, AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करें जो AI फ्रेंडली तरीके से काम कर सके। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किस तरह के AI डेवलप करने पर जोर दिया है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना है जो पीपल फ्रेंडली हो। ठीक है, जो पीपल के साथ मिलके काम कर सके। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के अपोजिट ना हो, कोई भी कंप्लीट ना हो, ना मैन जो आपका मैन होता है, मैन स्किल्ड मैन होता है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स होता है, ना वो कंप्लीट होगा ना AI कंप्लीट होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होगी। तो एक अलग तरह के AI का विजन जो है इस बार के सर्वे में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सॉर्बिटेंट प्राइवेट कॉलेज फीस डिनाई अंडर प्रिविलेज्ड एक्सेस टू मेडिकल कोर्सेज। ठीक है, अब इस चीज़ को लेकर कंसर्न जाहिर किया गया है। अब आई डोंट नो क्यों किया गया है। देखो क्या किया गया, कहा गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि देखो मेडिकल जो कॉलेजेज हैं ना, प्राइवेट वाले, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, वो SSC नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल कोर्सेज। ठीक है, स्काई रॉकेटिंग फी ऑफ अंडर ग्रेजुएट medical education remain a considerable challenge that denies opportunity to make MBBS degree accessible and affordable for students from less privileged background, the economic survey says। ठीक है, the number of medical college grew from 499 2018 में 499 थे, और ये बढ़ के कितने हो गए 780 इन 2024 एंड 2025। इसके अलावा 2018 और 19 में कितने स्टूडेंट सीटें थी 70,012, जो 24-25 में बढ़ के कितनी हो गई हैं 73,157। ठीक है, अब आई डोंट नो कि इसके बहाने से क्या कहना चाहता है इकोनॉमिक सर्वे में कि क्या ये गवर्नमेंट को एक इंडिकेशन है कि हमें MBBS की सीटें बढ़ानी चाहिए, या फिर एक बार फिर से जो है मेडिकल कॉलेजेज हैं उन पर गवर्नमेंट का हंटर चलने वाला है कि उन्हें फोर्स किया जाए कि आप अपनी जो मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है, जो MBBS डिग्री की फीस है, उसको क्या करके आओ, कम करके लेके आओ। क्योंकि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक वसूलते हैं ये लोग। ठीक है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, इसको लेके कोई रेगुलेशन आता है या नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट। म्यांमार में जो है इमरजेंसी बढ़ा दी गई है, जुंटा एक्सटेंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी बाई 6 मंथ बाई म्यांमार। जुंटा है ना, बाकी जो मिलिट्री है उसको मिलिट्री जुंटा ही बोला जाता है। ठीक है, क्या किया था इन लोगों ने, जो फरवरी 2021 है, तो म्यांमार की मिलिट्री ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको हटा के फेंक दिया था। आंग सान सू की को किसमें डाल दिया था, जेल में डाल दिया था, जो इलेक्शन जीती थी, एंड पावर को कैप्चर कर लिया था ये बहाना लगा के कि जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड है। ठीक है, तो इसी पे एक स्टेटमेंट आया है कि जो इमरजेंसी है वो अभी 6 महीने और रहेगी। इसका मतलब क्या है, म्यांमार को अभी 6 महीने और वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। ठीक है, देख चलिए नेक्स्ट। कॉन्गो
कॉन्गो में ऐसे लग रहा है एक बार फिर सिविल वॉर झेलने वाला है ये कंट्री, ठीक है। रवांडा बैक्ड M23 रेबल्स मूव साउथ एज वॉलंटियर रैली टू फाइट बैक इन कॉन्गो, ठीक है। क्या M23 रेबल्स, इन्होंने कॉन्गो के एक शहर गोमा पे कब्जा कर लिया था, तो लगा था कि शायद रुक जाएंगे, बट नहीं, अब ये साउथ की तरफ चल पड़े हैं। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो साउथ का एक शहर है, ठीक है, जिसका नाम है बुकाऊ, ठीक है, उसको क्या करने की कोशिश है इनकी, कैप्चर करने की कोशिश है। इन मिड ऑफ दिस जो कॉन्गो के प्रेसिडेंट है उन्होंने लोगों से कहा है कि आप आर्मी में शामिल हो, एक रैली भी हुई है ना, कि इन M23 जुंटा से क्या करा जाएगा, लड़ा जाएगा। तो देखो एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है ये कंट्री। अगर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है उन्होंने इस वॉर में इंटरफेयर नहीं किया तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, ठीक है। अगर अभी संभालना चाहे तो अभी बहुत इजीली संभाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंकन प्रेसिडेंट इज रेडी टू रिलीज तमिललैंड इन जाफना, ठीक है। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट क्या नाम है, अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है। इन्होंने पहली बार जो नॉर्थ श्रीलंका है ना उसको विजिट किया, ठीक है। नॉर्थ श्रीलंका की जो कैपिटल है जाफना। क्यों नॉर्थ श्रीलंका जो है फेमस है, तमिल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया तमिल लोगों को कि आपका जो लैंड मिलिट्री ने कब्जा के रखा है वो धीरे धीरे अब आपको पूरी तरह वापस कर दिया जाएगा। हुआ क्या था 1890s में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो गया था सिंगली पॉपुलेशन और तमिल पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। तमिल लोगों को जो वोटिंग राइट है वो नहीं दिए जाते थे, डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। दैट इज़ वाई जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लिट्टे था LTTE, उस वो बना एंड एक सिविल वॉर शुरू हो गया श्रीलंका में। और ये सिविल वॉर 2008 के समथिंग ख़त्म हुआ जब लिट्टे के चीफ को मार दिया गया। तो इसी बीच में क्या किया गया, जो मिलिट्री है श्रीलंका की मिलिट्री, उसने ये जो जाफना में जो नॉर्दर्न श्रीलंका में जो लैंड है तमिल लोगों के पास जो लैंड था उसको क्या कर लिया था, अटैच कर लिया था अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ में, ताकि मतलब ये इसका मिसयूज ना होने पाए। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और रेबल्स को पैसा दे रहे हो, इससे बचाने के लिए मिलिट्री ने स्टेप लिया था। बट अब सिविल वॉर खत्म हो गया है एंड जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने एश्योर किया है कि जल्दी दिसानायके वॉज वेटिंग जाफना फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट सितंबर इन लास्ट ईयर, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि दिसानायके फ्राइडे एश्योर्ड द नॉर्थन तमिल दैट देयर लैंड हेल्ड बाय द मिलिट्री वुड फुल्ली रिटर्न बैक टू देम सून, ठीक है। ये एक बड़ा मुद्दा रहा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना, तमिल का मुद्दा। तमिलनाडु से बोला जाता है अपोज करने के लिए कि आप श्रीलंका के खिलाफ एक्शन लो। बहुत समय उस समय बहुत प्रेशराइज किया गया था हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो फाइनली चीज़ें वो हैं ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रहा श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल यानी कि 2 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।